हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 की। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से समझनी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से पहले के 2 वीडियोस को देख लीजिए। दोनों के लिंक मिल जाएंगे आपको यहाँ नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर आपको आई बटन में भी वो लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी दोनों वीडियोस देखे हुए हैं तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम बात करेंगे यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, तो अब देखो ये यहाँ पे वर्ड आया कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में आपको पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे क्या होता है कि आयंस बन जाए। जैसे कि हमने NaCl लिया, NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अब आयंस आ गए, Na आ गया, Cl आ गया। ऐसे HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आयंस हो वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन। अब हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है कंडक्टेंस की। तो एक काम करते हैं, अभी बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं रेजिस्टेंस के लिए। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था V = IR। बताइए V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपको पता ही है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। और ये क्या ओम्स लॉ, तो ये जर्मन फिजिसिस्ट है, जर्मनी के साइंटिस्ट है, उनके नेम के ऊपर इसको यूनिट को दिया गया है ओम। तो हमें अब क्या पता है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कुछ ऐसा चीज जो कि क्या करे, करंट फ्लो को अपोज करे। ठीक, वो होता है रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस की और डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है, मैं इसको और ऊपर लिख देता हूँ अच्छे से। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर आपने एक वायर लिया, उसका आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वो क्या होगा कि वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो जितनी जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ओके, और दूसरा क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। मतलब आपने जो वायर लिया वो कितना मोटा है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसकी क्या होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा आपका वायर जो है मोटा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो R = कितना हो जाएगा, कांस्टेंट जो हम लगाते हैं वो होता है रो। R = L/A। अब ये नया आ गया रो। रो क्या है, रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ओके, तो या तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो या फिर बोल दो रेजिस्टिविटी। तो जो हमारा IUPAC है वो रिकमेंड करता है कि हम लोग इसको बोले रेजिस्टिविटी। तो रो क्या हुआ, रो हुआ हमारा रेजिस्टिविटी। हम लोग उसको आगे से जब भी कभी रो की बात करेंगे तो हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हम रो की क्या करते हैं, रो का या फिर रेजिस्टिविटी की अब यूनिट देख लेते हैं। तो देखो यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, तो ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो हमारा रो है, रो = कितना हो जाएगा, रो = हो जाएगा आपका R × A/L। ठीक, अब देखो R क्या है, R है ओम। R की यूनिट हो गई ओम। A का यूनिट क्या है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, लेंथ। लेंथ का मतलब मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर गया, तो यहाँ पे जो यूनिट बची वो क्या आई, वो आई आपकी ओम मीटर। ओके, तो ये हो गया रो रेजिस्टिविटी और यूनिट हो गई इसकी ओम मीटर। अच्छा, अब हम लोग कोई आपको डिफाइन करने को बोले कि भाई एक जो रेजिस्टिविटी है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर हम एक ऐसा वायर ले जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली इक्वल किसकी हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। तो यही हो गई आपकी डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब आते हैं रेजिस्टिविटी के बाद में आते हैं हम लोग कंडक्टेंस पे। तो देखो हमने क्या पढ़ा था अभी, रेजिस्टेंस का अगर हम उल्टा कर लें तो कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं G से। ठीक है, कैपिटल G से कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। ठीक, अच्छा अब देखो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम। राइट, ओम इनवर्स, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सीमेंस। सीमेंस ये होगा। तो या तो आप इसको पर ओम लिख दो या फिर साइमेंस। साइमेंस को हम लोग लिखते हैं S से, कैपिटल S से। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्या होगा, जी हो गया आपका
कंडक्टेंस। आप देखो जी को फिर और थोड़ा सा लिखते हैं, तो आर को हम लोगों ने क्या लिखा था, रो एल अपॉन ए, तो इसका मतलब 1 अपॉन रो इंटू एल, और ए क्या आ जाएगा ऊपर। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कंडक्टेंस को। अब हम लोगों ने क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 अपॉन रो को एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे हम, और हम लोग 1 अपॉन रो को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन रो को लिखेंगे कप्पा। तो मतलब हमारा जो जी हुआ वो इक्वल टू हुआ कप्पा ए अपॉन एल। ठीक है, अब हम सोच रहे हो ये कप्पा क्या आ गया, तो जो कप्पा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। और जो हमारा आयु पैक है वो फिर से रेकमेंड करता है कि हम लोग जो है कप्पा को क्या बोलें, हम लोग कप्पा को बोले कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब कप्पा क्या है, कप्पा है कंडक्टिविटी। तो थोड़ा सा फिर से कप्पा की क्या करते हैं, कप्पा की यूनिट निकाल लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कप्पा बनेगा कैसे। देखने में बिल्कुल के जैसा है, तो उसको बनाएंगे कैसे, देखो ऐसे करके बना दो, ऊपर क्या करो, ऊपर तो गोल करके बना दो ये, और नीचे बना दो स्ट्रेट, बस बन गया कप्पा। ठीक है, के जैसा ही है। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा आपका जी इंटू एल अपॉन ए। ठीक, अच्छा देखो एल मीटर में होगा, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर में होगा, तो क्या बचा यहाँ पे मीटर इनवर्स, और जी क्या था पहले से ओम इनवर्स था, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं वो है सीमेंस, तो सीमेंस पर मीटर। तो ये हो गई आपकी कप्पा की यूनिट, और कप्पा का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो अभी हम लोग आपको क्या हो रहा होगा, देखो एक बोर्ड पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी। अब टेबल पे क्या होगा कि बहुत सारे मटेरियल्स की आपको कंडक्टिविटी वैल्यू दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों कंडक्टिविटी में भी क्या होगा, जो आपके जितने भी कंडक्टर्स हैं या फिर मोस्टली जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी, और जितने भी इंसुलेटर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत कम होगी। और उन्हीं के बीच में आपको देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा आपको कि आप देखोगे जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो इन बिटवीन है। उसके अलावा साथ साथ आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, प्योर वाटर की कंडक्टिविटी भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी आप लोग देखोगे क्या है कि बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग प्योर वाटर लें और कोशिश करें कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएं या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम पास होगी उसमें से। लेकिन आप उसी के नीचे जैसे क्या देख रहे होगे, आप जो बहुत सारे देख रहे होगे HCl का सोल्यूशन होगा, और काफ़ी अलग अलग सॉल्यूशंस या फिर काफ़ी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट और उनके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे कंडक्टिविटी वैल्यू दे रखी है, और वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। तो इसका मतलब यही हमें पता चलता है कि अगर हम किसी प्योर वाटर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या फिर हम सिंपली बोलें तो अब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। ठीक, तो ये वाली बात हुई। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या है, सुपर कंडक्टर्स भी कभी बुक में थोड़ा सा उन्होंने बताया था, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स मतलब ऐसे कंडक्टर्स जहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो हम लोग बोले कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो 0 है, और जो उसका कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। मतलब ऐसे क्या है, जो बिल्कुल 100% आपका कंडक्टेंस शो करें वो हो गए आपके सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स फिलहाल हम लोग इस वीडियो में उससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे सुपर कंडक्टर्स के बारे में, और आपकी बुक में भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बात करते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। हम लोग बात करते हैं कि जो कंडक्टेंस है, अगर हम मेटल की बात करें तो एक मेटल की कंडक्टेंस कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो देखो कंडक्टेंस ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ओके, और थर्ड जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो अभी क्या करते हैं, सबको एक एक करके समझ लेते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल है, देखो स्ट्रक्चर और नेचर से आप समझ ही गए होंगे कि एक हमारे पास मान लो मेटल है। अब देखो स्ट्रक्चर की, जैसे मैंने अभी बताया, रेजिस्टेंस क्या होती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने क्या किया, कोई मेटल ऐसे ले लिया, इसके आपने क्या किया कि लेंथ चेंज कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, तो उसी के हिसाब से क्या हुआ, अकॉर्डिंगली आपकी कंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगी। अब नेचर ऑफ मेटल का क्या मतलब है, तो ऐसे मतलब है जैसे कि आप एक ही ग्रुप के मेटल लो, तो वहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम लेते हैं, दोनों में क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन कंडक्टिविटी में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो हमारा पोटेशियम है वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो इसलिए उसकी थोड़ी सी कंडक्टेंस वैल्यू ज्यादा हो सकती है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर है नेचर ऑफ मेटल्स की। नंबर 2 क्या है, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पता ही है यार, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो। अब थर्ड आ गया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर, अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो आपकी कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है जो भी बोलो वो क्या होगा, वो हो जाएगी डिक्रीज। अब ये तो आप लोग सोचोगे तो बिल्कुल उल्टा हो गया जैसा आप लोगों ने सोचा था। आप लोग ये एज्यूम कर रहे होगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी कंडक्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, वो भी बढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर अब आपने क्या किया, अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा कि जो हमारा जो भी मटेरियल है या उसमें जो एटम्स है उनमें ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा कि जो एटम्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे और उनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसी वजह से क्या होगा कि उसकी कंडक्टेंस है वो हो जाएगी कम। तो ये बहुत ही एकदम से थोड़ा सा अलग सा पॉइंट है जो शायद बहुत सारे लोग क्या होंगे कि अगर कोई डायरेक्टली सोचेगा तो उसको लगेगा कि नहीं टेम्परेचर के साथ में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख लो। बाकी तो आगे के सारे कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस के बारे में। आयनिक कंडक्टेंस, तो कोई बोलेगा डिफाइन करने के लिए कि आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो आप सिंपली बोल दोगे द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयंस which are present in the solution is known as ionic conductance, या फिर by the ions present in the electrolyte solution is known as ionic conductance। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम लोग तो आप समझ ही गए कि आपने एक वाटर लिया, उसमें क्या कर दिया, NaCl को डिसॉल्व कर दिया। अब क्या हो गया, वहाँ पे आयंस आ गए। आयंस आने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो होती है या फिर होती है आयंस के थ्रू फ्लो। तो अगर आपके पास में है कोई सॉल्यूशन में आयंस है, फ्री प्लस और माइनस वाले आयंस, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आयनिक कंडक्टेंस है या फिर इलेक्ट्रोलाइट की एक कंडक्टेंस है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे। कौन कौन से पॉइंट है सारे के सारे लिख लेते हैं। देखो पहला क्या है, पहला है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा क्या है, साइज ऑफ आयंस ऑब्लिक सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर उसकी कितना विस्कोसिटी, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, वो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ वही आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से ये मतलब है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या है, जैसे कि आपका NaCl है, अगर आपने 1 मोल NaCl लिया, पानी में डिसॉल्व किया, तो क्या होगा, उससे 1 मोल सोडियम आयन बनेगा, 1 मोल क्या बनेगा, क्लोरीन आयन। यहाँ लिख देते हैं रिएक्शन, जैसे आपने लिया ये NaCl, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वाटर में डिसॉल्व होकर Na+ आयन बनाएगा और Cl- आयन बनाएगा। तो अगर ये 1 मोलर है या फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी क्या बनेगा 1 मोल। तो ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसे ही आपने अगर एसिटिक एसिड ले लिया तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया तो उससे 1 मोल एसिटेट और 1 मोल हाइड्रोजन आयन बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि डिसोसिएशन 100% नहीं है, तो वो कम बनेंगे हमेशा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि अगर देखो एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि उतनी ज़्यादा आयंस होंगे। अब दूसरा क्या है, साइज ऑफ आयंस ऑब्लिक सॉल्वेशन। तो ये भी चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप NaCl को ही समझो, जैसे आपने NaCl लिया, अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो सोडियम है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्लोरीन का साइज होता है बड़ा। क्यों होता है ये बाद में कभी समझाएंगे। अभी देखो अब क्या होगा कि जब हमारा पास में क्या था, पहले NaCl क्या था, कंबाइंड था, तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं था, 0 था। अब जैसे ही आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो उस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आने की वजह से क्या होगा कि इसको क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O होता है हमारा, जो हम यहाँ पे बना लें वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारा H2O हो गया। तो उसमें देखो क्या होगा, हाइड्रोजन पे आपका क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे क्या जाता है, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, डबल नेगेटिव। तो ये क्या होगा कि इसको वाटर आके सराउंड कर लेगा ऑक्सीजन के थ्रू, क्योंकि इसमें प्लस का चार्ज है तो वाटर आएगा और ऑक्सीजन के थ्रू उसको बिल्कुल एकदम सेपरेट कर लेगा। ऐसे ही क्लोरीन को क्या करेगा, वाटर सराउंड कर लेगा हाइड्रोजन के थ्रू।
अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये चार्जेस दोनों सेपरेट करेंगे, क्योंकि मैंने देखो आपको क्या बताया यार, प्लस और माइनस चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है। जब NaCl Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में होगा तो वो लोग बॉन्ड भी तो बना सकते हैं वापस। तो इसी सॉल्वेशन की वजह से क्या होगा कि बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जितना अच्छा सॉल्वेशन होगा उतनी बढ़िया से आपके आयंस फ्री रहेंगे, जितने बढ़िया से आयंस फ्री रहेंगे उतनी अच्छी आपकी कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इसका सॉल्वेशन हुआ, जितना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जितना ईजिली किसी चीज़ का सॉल्वेशन हो सकता है उतनी अच्छी कंडक्टेंस मिलेगी। तो ये सॉल्वेशन एक्चुअली क्या है, जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है उसमें है पढ़ने के लिए। तो फिलहाल जब हम लोग उसकी डिस्कस करेंगे तब इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लो आप। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी बहुत ही सिंपल है यार। अब देखो कि अगर आप कोई चीज़ वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, उसी जगह आप क्या करो, कोई चीज़ बेंजीन में डिजोल्व कर लो, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस में भी फर्क पड़ जाएगा। या फिर मान लो आपने के लिए कोई सोल्यूशन ऐसा ले लिया जो ज़्यादा विस्कस है, तो विस्कोसिटी होने की वजह से क्या होगा कि आयंस प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएंगे उस सॉल्यूशन में। जब आयंस प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएंगे तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वो तो सीधी सी बात है, 1 मोल NaCl लोगे तो एक कुछ पर्टिकुलर आपकी क्या मिलेगी, कंडक्टेंस मिलेगी। ये आपने अगर 2 मोल NaCl ले लिया तो कंडक्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हमारे। तो सिंपली डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और थर्ड और अब जो लास्ट बचा वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस पर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो उनका डिसोसिएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ओके, तो सब हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे मेजर करें। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या, वही कप्पा, ठीक है ना, लिख भी देता हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो अब इससे पहले देखो दोस्तों थोड़ा सा सिंपल तरीके से फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेट्स से कोई मेटल दे दिया गया या फिर लेट्स से कोई आपको एक पीस ऑफ वायर दे दिया और पूछा कि भाई इसका आप हमें कंडक्टिविटी बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए देखो आप सब लोगों को पता होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी 12th क्लास में, हम लोग कुछ यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से होता क्या है, उसकी हेल्प से आप लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा कंडक्टिविटी। तो पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये यहाँ पे मान लो एक डिटेक्टर लगा है, एक एमीटर मान लो, और यहाँ पे क्या है, एक ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, एक यहाँ ये लगा रेजिस्टेंस, और ये दोनों हैं एक साथ। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। जो पूरा सेटअप है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ ही रहे होगे अभी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देते हैं। मान लो ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये R4। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब इसमें से हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा R2 है लेट्स से कि वो अननोन है। तो आप लोग उसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो होता क्या है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में कि जो बीच वाला वायर है यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, मतलब करंट को मेजर कर रहा है। जब कभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब जब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो उससे हम पता चल जाएगा कि क्या हो गया, कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस होगा। तो बैलेंस कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, R1/R2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R4/R3। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, जब ये रेशियो बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। अब इसमें से क्या है, देखो आपको R1, R3, R4 ऑलरेडी पता है, R1, R3, R4, तो आप R2 आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें देखो एक बहुत सारी कॉमन मिस्टेक क्या है कि लोग कैसे करते हैं, फिजिक्स के लिए भी आपके काम आएगी, कि किसी ने पूछा व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन कब आती है, तो आप लोग बोलोगे R1/R2 इक्वल टू R3/R4। लेकिन ये इसको से याद मत करो यार। देखो ऐसे देखो कि ये डिपेंड कर, मेरा क्या रहा है, R1/R2 इक्वल टू क्या रहा है, R4/R3 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि R1 R2 ये दोनों आमको लिया था, तो हम क्या करेंगे, फिर अपोजिट लेंगे, मतलब R1/R2 लगा रहा हूँ तो वो R4 इक्वल इसके बराबर होगा R4/R3 के। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1/R4 इक्वल टू क्या होगा R2/R3। कभी भी ऐसे मत करो डायरेक्टली R1/R2 इक्वल टू R3/R4 से याद मत करो उसको। बस ये देखो कि हमें जो कॉम्बिनेशन लेना है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में लेना है। अगर हमने पहले ये लिया है, ये अपॉन ये लिया है, तो हम दूसरा भी क्या लेंगे, ये अपॉन ये लेंगे, ठीक है। ये चीज़ का याद रखना, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। अननोन रेजिस्टेंस से आप लोग क्या निकालोगे, रेजिस्टिविटी रो निकाल लोगे, और रो को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा,
इनवर्स ऑफ रो, हाँ, और रो का इनवर्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी। ठीक, तो अब हमें लेकिन निकालना क्या, हमें निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। ये तो हमने क्या था, एक तरह से मेटेलिक कोई वायर था उसके लिए निकाल लिया आपने। अब आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास होता क्या है दोस्तों कि दो प्रॉब्लम्स आती है हमें मेजर। पहली प्रॉब्लम क्या आती है कंडक्टिविटी निकालने की, पहली आती है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। यहाँ पे जो एक बैटरी लगी है वो कैसी है, डायरेक्ट करंट वाली बैटरी है। अब देखो कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक बीकर बनाता हूँ पहले, मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है आपके में। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, प्लस के आयंस होंगे और माइनस के आयंस होंगे। तो मान लेते हैं अगर इसमें देखो 4 प्लस के आयन है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इसमें 4 आपके माइनस के भी आयंस होंगे, 1 2 3 4, ठीक। अभी तो क्या था, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब आपने क्या किया, इसमें लगा दिया इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया। मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें देखो करंट फ्लो करोगे, बाहर आपने क्या करा, इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया। अब जैसे ही आप इसमें करंट बैटरी के सर्किट को कंप्लीट करोगे, तब क्या होगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पर हमारे माइनस के साइन, माइनस के चार्ज जाना स्टार्ट कर देगा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों एक टाइम के बाद क्या होगा कि सॉल्यूशन में कोई भी फ्री चार्ज नहीं बचेगा। फ्री चार्ज वो ऐप वाला नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री चार्जेस मतलब ये वाले चार्ज, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस वाली इलेक्ट्रोड पे, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज चले गए नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पे। अब जब सॉल्यूशन में कोई फ्री चार्ज बचा ही नहीं, तो कंडक्टेंस कैसे होगा, या फिर कोई जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम इसमें डीसी करंट को यूज नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में, कि ये क्या एक सॉल्यूशन है। जब ये एक सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन को तो देखो V2 स्टोन से कर नहीं सकते कनेक्ट। क्यों नहीं कर सकते भाई, वहां तो हम लोग कोई मेटेलिक कोई चीज होगा उसको कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को आप कैसे कनेक्ट करोगे V2 स्टोन से, ठीक है। तो ये दो हमारे सामने क्या है, दो मेजर प्रॉब्लम है कि हम लोग जो कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो वजह से नहीं हो पा रही है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन सुनो, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट करंट की जगह क्या यूज कर लो, ऑल्टरनेट करंट यूज कर लो। एसी करंट आपको पता ही है, एसी करंट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। आपने देखा भी होगा वेव फॉर्म की शेप में होता है वो, ठीक। तो इसका क्या होता है कि हमारे जैसे जो लाइट आती है वो आती है 50 हर्ट्ज की, मतलब एक सेकंड में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का 50 टाइम्स चेंज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। तो इस वजह से क्या होगा, जब ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता रहेगा तो क्या होगा, जितने भी आयन से कोई भी एक्यूमुलेट नहीं होंगे किसी एक इलेक्ट्रोड पे आके, कलेक्ट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे वो आके, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके आयंस फिर भी सॉल्यूशन में रहेंगे और आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहेगी। तो हमने क्या किया, डीसी को भगा के यूज कर लिया एसी करंट। अब दूसरी बात क्या है, सॉल्यूशन। अब इसको हमने टैकल करने के लिए क्या किया, उसके लिए हमने यूज किया कंडक्टिविटी सेल। अब ये कंडक्टिविटी सेल क्या चीज होती है वो बना के दिखा देते हैं अभी। तो कुछ इस तरह का होता है, देखो कंडक्टिविटी सेल कुछ नहीं है, एक आपका सिलेंडर के जैसा है, ओके। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं आपके इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मान लो वही प्लेटिनम का, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है प्लेटिनम का, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ये, और ये क्या है, बाहर वायर से अटैच्ड है किसी प्लेटिनम के वायर से। तो ये क्या होगा आपकी, ये हो गया आपका पीटी इलेक्ट्रोड। अब इसके बीच में क्या किया, इसके बीच में आपने फिल कर दिया अपना इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। और यहाँ पे खास बात क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो है L। मतलब डिस्टेंस सिंपली क्या होगा, जो आपको पता रहेगी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई L, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया वो हो गया A, ठीक। जितना ये मोटा है वो हो गया A। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये बन गई हमारी कंडक्टिविटी सेल। अब कंडक्टिविटी सेल से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं V2 स्टोन ब्रिज से, और उसकी हेल्प से हमें मिल जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, उसकी हेल्प से मिलेगा रो, मतलब रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी से हम लोग क्या निकालेंगे, कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, इसका मतलब हमने क्या लगाया, R इक्वल टू हमें क्या पता है, रो L अपॉन ए, या फिर रो को हम उल्टा कर दे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो आपका 1 अपॉन कप्पा L अपॉन ए। और L अपॉन ए को क्या लिखते हैं, L अपॉन ए को लिख देते हैं हम लोग G, और G पे लगा दो स्टार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं, मान लो अगर आपको 2-3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू देखनी है तो क्या होगा, देखो आपको L और जो L है और A है वो तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, या ऑलरेडी फिक्स्ड ही रहेगा, क्योंकि आप सेम कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हो अगर आप अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, L अपॉन ए को बोल दिया G।
जी मतलब सेल कांस्टेंट। तो आपका जो सिंपली कंडक्टिविटी मतलब कप्पा हो गया, कप्पा इक्वल टू कितना हो गया आपका G बाय आर, G स्टार बाय आर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपने क्या कर लिया, इसकी हेल्प से आपने निकाली कंडक्टिविटी किसकी, एक आयनिक सॉल्यूशन की। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ है नहीं, कप्पा इक्वल टू G अपॉन आर लिखना है, बस बात हो गई खत्म। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं इरेज। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और नई टर्म की, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा देखो, अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कप्पा इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब एक चीज यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कंडक्टिविटी है हमारे आयनिक सॉल्यूशंस की या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। कि आपने भले ही देखो, अब जैसे मेटल के केस में क्या होता था कि जो कंडक्टिविटी है या जो रेजिस्टिविटी है वो होती थी फिक्स। क्यों, क्योंकि मेटल का देखो कंपोजिशन तो चेंज कर नहीं लोगे आप, चाहे इतना बड़ा वायर ले लो चाहे इतना बड़ा वायर ले लो, कंपोजिशन तो उसका वही रहेगा, या उसमें जितने जैसे भी एटम्स है वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर सकते हो। आप 1 मोलर सॉल्यूशन ले सकते हो, 2 मोलर सॉल्यूशन ले सकते हो, 3 मोलर सॉल्यूशन ले सकते हो। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इन कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपका कंडक्टिविटी जो है वो वेरी करेगी, चेंज होगी। तो इसलिए क्या किया, एक और नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों, इसको डिफाइन करते हैं लैम्डा से, लैम्डा एम। और मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता क्या है, वो होता है आपका कप्पा, मतलब जो आपका कंडक्टिविटी है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन सी। तो जो उसकी सी की यूनिट होती है वो होती है आपकी मोल पर लीटर, या फिर सिंपली बोल दो मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसकी देखो अगर हम यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, कप्पा की यूनिट क्या होती है ऑलरेडी हमें पता है, सीमेंस पर मीटर या फिर पर ओम पर मीटर। तो हम लोग देखो सीमेंस और मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन की क्या हो गई, मोल, मोल पर मीटर क्यूब, मतलब मोल मीटर क्यूब माइनस। ठीक है, अब ये देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, जाने के बाद में जो m की पावर -3 है मीटर में, मीटर क्यूब है, वो कैसा हो जाएगा, वो मीटर क्यूब इस तरह का हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस का 3 माइनस का 1, मतलब जो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या बची, वो बची प्लस की 2। तो इसका मतलब इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, देख लो उसकी यूनिट सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। कुछ जगह आप लोग क्या देखोगे, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप ये यूनिट मेन क्या है कि आप ये वाली यूनिट याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हुई, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हुई सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला ये है लैम्डा। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होगा लैम्डा का, लैम्डा तो कुछ इस तरह का होता है, आप सब लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, तो फिर मैं इसको भी लैम्डा बोल रहा हूँ, तो ऐसा क्यों है। तो मैं जब 12th क्लास में था तो मैंने कभी ये बात नहीं सोची थी, और जब मैं बुक से पढ़ रहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तभी मेरे दिमाग में बात आई कि हम इसको लैम्डा क्यों बोल रहे हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा और सर्च किया तो उसको पता चला कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में काखा का पढ़ते हैं, उर्दू में अले से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है कि आपका ABCD एक तो कैपिटल में होता है या अपर केस में होता है, और ABCD हम लिखते हैं लोअर केस में। तो वैसे ही क्या होता है, जो जितने भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे क्या होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा एप्सिलॉन, तो ये जितने भी ग्रीक लेटर्स हैं हमारे, वो अपर केस में भी होते हैं, लोअर केस में भी होते हैं। तो ये जो लैम्डा है ये कैसा है, ये अपर केस वाला लैम्डा है, मतलब ये कैपिटल लैम्डा है, कैपिटल लैम्डा। ठीक है, तो इसलिए देखो ये भी लैम्डा है, लेकिन ये कैसा है, ये स्मॉल केस वाला लैम्डा है। तो बस ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ये भी लैम्डा है, लेकिन ये कैसा है, कैपिटल वाला लैम्डा है, ये है हमारा स्मॉल वाला लैम्डा। तो अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि आपको ने जो कंडक्टिविटी ली है उसको डिवाइड कर दिया कॉन्सेंट्रेशन से, और यूनिट आ गई आपकी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। इससे अब फायदा क्या होगा कि हर एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आप कंडक्टिविटी को डिफाइन कर पाओगे। पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग करने पर कंडक्टिविटी चेंज हो जाती, अब ऐसा नहीं होगा। हर एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, कंडक्टिविटी वैल्यू निकाल सकते हो, और उसको आप बोल दोगे सिंपली क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि बुक में ऑलरेडी दे रखे हैं आपके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एनसीईआरटी उठाता हूँ, उससे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखो, आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3.4, एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। मतलब एक KCl सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1
मोल पर लीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, उन्होंने दे रखा है 100 ओम। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब एक काम करते हैं, इसको C1 और R1 मान लेते हैं। अब क्या किया उन्होंने, सेम ही कंडक्टिविटी सेल को लिया और उसमें एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, उसी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, वो थी 0.02, फिर से भाई मोल पर लीटर, और जो उसका रेजिस्टेंस आया उस टाइम पे निकल के R2 वो आया आपको 520 ओम। ठीक, तो ये हो गया उन्होंने। अब इन्होंने हमसे पूछा है क्या है, हमें बताना है कंडक्टिविटी एंड दी मोलर कंडक्टिविटी, मतलब हमें निकालना है कप्पा, किसके लिए, कप्पा 2, मतलब ये वाले सॉल्यूशन के लिए जो हमने बाद में लिया था 0.02 मोल पर लीटर KCl वाले के लिए, और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है। तो ये भी कौन से, दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए, दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए निकालनी है। तो बस दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो अभी करते हैं इसको। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कप्पा इक्वल टू क्या पढ़ा था, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक, तो अगर हमें सेल कांस्टेंट निकालना है तो सेल कांस्टेंट सिंपली क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कप्पा इनटू रेजिस्टेंस। ठीक, तो अगर हम देखो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए देखें तो हमें कप्पा भी दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखी है। कप्पा क्या दे रखा है, 1.29 दे रखा है सेमेंस पर मीटर, और रेजिस्टेंस क्या दे रखी है, वो दे रखी है 100 ओम। तो सिंपली जो हमारा सेल कांस्टेंट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 129। और अच्छा देखो यूनिट क्या होगी सेल कांस्टेंट की, तो हमने पहले पढ़ा था कि सेल कांस्टेंट कितना है आपका, L/A है। ठीक, तो L क्या होगा, मीटर में होगा, A क्या है मीटर स्क्वायर में होगा, तो उसकी जो यूनिट हो गई वो गई मीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर पर मीटर। तो हमने यहाँ से क्या निकाली है, यहाँ से हमने निकाली है सेल कांस्टेंट, और जो हमने सेल कांस्टेंट निकाली है तो हम कप्पा 2 बहुत इजीली निकाल लेंगे। अब फिर से वही लगा देते हैं, देखो तो हमारा कप्पा 2 कितना हो जाएगा, जो कप्पा 2 है वो कितना हो जाएगा, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R2। R2 दूसरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हमें दे ही रखा है, जब हमने 0.02 मोल KCl लिया था तो रेजिस्टेंस हो गया था 520 ओम। तो लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 129 जो हमने यहाँ से निकाला, डिवाइडेड बाय 520। ठीक, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.248। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, कप्पा है तो कप्पा की बताइए हमें, सीमेंस पर मीटर। तो ये आप लोग अच्छे से डिवाइड करके देख लेना। तो ये हमारा पहला आंसर सॉल्व हो गया, वो क्या गया 0.248 सीमेंस पर मीटर, 0.248 सीमेंस पर मीटर। तो हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व, अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, जो हमें निकालना था कंडक्टिविटी निकालनी थी। अब कंडक्टिविटी के अलावा हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का भी देखो अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था हमने, लैम्डा क्या था आपका, कप्पा बाय C। ठीक, कप्पा की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 0.248। तो कप्पा की जगह तो हम लोग लगा ही देंगे 0.248। अब बच्चे कॉन्सेंट्रेशन देखो, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या दे रखी थी हमारी, 0.02 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो हमने ये कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं वो हम लगाते हैं मोल पर मीटर क्यूब में या फिर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मोल पर लीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर को करना पड़ेगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट, और वो करना बहुत ही आसान है। देखो 1 लीटर जो होता है वो होता है आपका 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। या फिर और एक चीज़ और कन्वर्जन याद रख लो, 1 लीटर इक्वल टू कितना था, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, ये दोनों याद रख लो आप। तो सिंपली जो कितना था 0.02 मोल पर लीटर था, वो कितना हो जाएगा 0.02 मोल अपॉन 1 लीटर था ना। तो 1 लीटर की हम जगह क्या लिख देंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। जब ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। जब 10⁻³ आ जाएगा तो यही चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 1.220 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, C की वैल्यू लगाएंगे 20 मोल पर मीटर क्यूब, ना कि 0.02 मोल पर लीटर। तो बस अब तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारा। कप्पा की वैल्यू ऑलरेडी है ही हमारे पास में, वो क्या है 0.248 डिवाइडेड बाई कितना 20। बस बात खत्म हो गई। सॉल्व कर ही लेते, कितना आ जाएगा आपका 124, और यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट आएगा आपके पास में 0.124। और ये मोलर कंडक्टिविटी तो हमें पता ही है, इसकी यूनिट क्या है, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, या फिर आप सिंपली और क्या लिख सकते हो उसको, तो कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर हम पॉइंट आगे ले जाएं तो 1 2 3 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 124 × 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। बस ये हो गया आपके आंसर। हमने कंडक्टिविटी भी निकाल ली हमने और मोलर कंडक्टिविटी भी निकाली। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपके बुक में दे रखा है। फिर से वही क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज
5.55 into 10⁻³ ओम। कैलकुलेट हिज रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो जो गिवन है सब कुछ लिख लेते हैं। हमें क्या देखो गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। उसके अलावा हमें और क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, लेंथ दे रखी है हमें 50 सेंटीमीटर, L = 50 सेंटीमीटर। उसके अलावा रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 5.55 into 10⁻³ ओम, 5.55 into 10⁻³ ओम। तो इतना सब कुछ गिवन है। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है रेजिस्टिविटी रो, उसके बाद क्या निकालना है, हमें निकालना है कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, और फिर क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा, ठीक है। तो फिर से दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है, कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो हमें क्या पता है दोस्तों, हमें पता है रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है 5.55 into 10⁻³, ठीक है। रो हमें निकालना है, और देखो लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर की जगह आपके लोग रेडियस, रेडियस से होगा डायमीटर का हाफ मतलब 0.5 हो गया अभी, और एक जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है πr², तो हम लोग उसकी जगह क्या लगा देंगे, पाई मतलब 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आराम से इसका मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा जो रो हो जाएगा मतलब कि रेजिस्टिविटी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 5.55 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा आपका कुछ 0.785 और डिवाइडेड बाय कितना 50। तो सबको आप सॉल्व करोगे तो कुछ आ जाएगा आपका 87.135 ओम पर ओम मीटर, 87.135 ओम मीटर। तो इसको आप आराम से सॉल्व करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इतना आंसर आ गया आपका। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, पहला कितना आ गया इसका 87.135 ओम मीटर, ठीक है। तो रो की वैल्यू आ गई, एक मिनट, ये जो आएगा ये आपका आएगा सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि हम देखो लेंथ और जो एरिया है दोनों सेंटीमीटर में लगाया है, तो यहाँ पर यूनिट भी जो रहेगी वो रहेगी सेंटीमीटर में। इसको आप चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.87135 ओम मीटर। तो कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया, तो हमें पता है कप्पा क्या होता है कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो, तो इसी को कर देते हैं 1/87.135, तो उसका आंसर आ जाएगा, वो कुछ आ जाएगा 0.01148 साइमेंस पर सेंटीमीटर, बस, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की वैल्यू आ गई 0.01148 साइमेंस पर सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखो रो भी निकाल लिया हमने, कप्पा भी निकाल लिया, मतलब रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी दोनों की बात हो गई। अब बची है सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी, वो निकाल लेते हैं। तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर का। और हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है आपका कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कप्पा डिवाइडेड बाय सी। अब कप्पा की वैल्यू ऑलरेडी है पता, हमें नीचे लिखी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन है आपके इन्होंने क्या दे रखा है, वो दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कप्पा की वैल्यू किस में आ रही है, सेंटीमीटर इनवर्स में आ रही है, इसका मतलब हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो भी किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, हमने अभी बताया था जैसे कि आपको कि 1 लीटर इक्वल टू क्या बताया था 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिंपली क्या लिख देंगे, नीचे 1 लीटर की जगह लिख देंगे हम लोग 10⁻³ और ये किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। अब देखो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो किससे आ जाएगा, माइनस का, तो जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.05 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। तो बस अब लगा देते हैं, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास में। मोलर कंडक्टिविटी हो गई 0.01148 डिवाइडेड बाई कितना 0.05 इंटू 10⁻³ अभी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब 0.01148 इंटू 10⁻, कितना किसका होगा, प्लस का 3 डिवाइडेड बाई कितना बचा 0.05, ठीक। अब बाकी इसको आप डिवाइड करके देख लो आराम से, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 229.6 और यूनिट की हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी है तो हो जाएगी आपकी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। तो उसको आप चाहते तो क्या कर सकते थे,
हर जगह हम लोग मीटर के टर्म्स में भी लिख सकते थे, हमने सेंटीमीटर के हिसाब से यूनिट बनाया है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं एनसीईआरटी के खत्म। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन। तो हम लोग क्या बात करने वाले, लिख देते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मतलब कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब डेल्टा एम, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं या डाइल्यूशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिख देते हैं विद कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली हमें ये बताना है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन है, उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो जो हमारा कप्पा आएगा मतलब कंडक्टिविटी आएगी और मोलर कंडक्टिविटी आएगी, दोनों में क्या फ़र्क आएगा। तो पहली बात करते हैं दोस्तों कंडक्टिविटी की। अब देखो कंडक्टिविटी के केस में क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी कम। कैसे हो जाएगी, देखो बनाते हैं अभी, ऐसे करते हैं। ये लेस से मान लेते हैं, ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, इसमें फिर से मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, फिर अभी इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें फिर से वही एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि 4 प्लस के चार्ज हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 ही क्या है हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज। तो देखो अभी क्या होगा इसमें, अगर हम मान लें कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है, तो 1 लीटर में हमारे पास टोटल कितने चार्ज हैं, 4 प्लस के 4 माइनस के, तो टोटल 8 चार्जेस हैं। हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा के कर दिया 2 लीटर, तो अब क्या होगा 2 लीटर में चार्जेस तो 8 ही रहेंगे। अगर आपको देखो कंडक्टिविटी मेजर करनी है, आप फिर से वही कंडक्टिविटी सेल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे तो एक फिक्स वॉल्यूम आ सकता है। जब अगर वहाँ पे एक फिक्स वॉल्यूम आ सकता है तो क्या होगा, जैसे अगर वहाँ पे 1 लीटर ही वॉल्यूम आ सकता है, तो पहले कितना था, 1 लीटर में थे हमारे 8 चार्जेस, अब कितने होगा, वो 2 लीटर में हो गए। इसका मतलब अब 1 लीटर में हमारे पास कितने रह जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ चार्जेस रह जाएंगे 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली आपकी कंडक्टिविटी हो गई कम। अब ये तो बात समझ में आती है कंडक्टिविटी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के साथ में क्या होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं अच्छे से। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी जैसे कि क्या बताया था, फिर से लिख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कहती है हमारी कप्पा कौन सी, कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में आ रहा है। जैसे कि हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 0.02 मोल पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में इतना मोल है, लेकिन हमें ये देखना है कि 1 मोल कितने वॉल्यूम में होगा। तो अगर हम इसकी देखो सी को क्या लिखते हैं, हम सी को हमारा क्या लिखेंगे हम लोग, मोल पर वॉल्यूम या फिर मोल, ठीक है, ये हो गई ना कॉन्सेंट्रेशन आपकी, मोल पर लीटर आ जाएगा या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो ये सी हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सी को हमें फिक्स करना है, सी इक्वल टू हमने कर दिया फिक्स 1। तो जो हमारा लिमिटिंग जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा वो कितना हो जाएगा, देखो सिंपली हो जाएगा कप्पा, सी की जगह क्या लगा देंगे 1 अपॉन ही क्या आएगा आपका वॉल्यूम, जो भी रहेगा तो वॉल्यूम क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली जो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ऐसा वॉल्यूम जिसमें आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन हो 1 मोल। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लो, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखना है हमें फिक्स 1 मोल। अब ऐसे समझो कि फिर से वही पुराना एग्जांपल लेते हैं, पहले क्या था हमारा, जैसे कि 1 लीटर में क्या था हमारे पास, मान लो 1 मोल वो थे आपके आयंस। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, आपने क्या कर दिया, इसको 2 लीटर कर दिया। अब 2 लीटर में भी क्या बचा आपका, मोल तो उतना ही रहेगा 1 मोल। लेकिन अब हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली हुआ क्या, देखो हमारा सी की वैल्यू तो सेम रही, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। जो पहले 1 लीटर में 1 मोल था, अब वो कितना हो गया, वही 1 मोल हो गया आपके 2 लीटर में। अब इससे क्या होगा कि जो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली बढ़ जाएगी। अब फिर से देखो उसको समझो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, फिर से एक बीकर बनाते हैं, ठीक है। इसमें समझो, इसमें मान लो ये एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, फिर से भाई इसमें कुछ प्लस के चार्ज हैं कुछ माइनस के चार्ज हैं, मान लो ऐसे ये आपके 2 प्लस के चार्ज हैं और ऐसे 2 माइनस के भी चार्ज हैं। अब क्या होगा कि अगर आपने देखो उसका क्या करा, वॉल्यूम बढ़ाया, तो वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या होगा कि जो हमारे प्लस और माइनस के चार्ज है उनको और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए। पहले क्या हो रहा था, जब वॉल्यूम कम था तो एक कम स्पेस में मूव कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों पास आ जाएंगे तो वो रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे को। फिर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर दो चार्जेस कम जगह से पास हो रहे हैं तो उनको पास होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन, तो क्या वो चार्जेस के नंबर तो वही रहे और उनको और ज़्यादा स्पेस मिल गया मूव करने के लिए। तो इसी वजह से सिंपली क्या हुई कि आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पहले क्या था, हमारा 1 मोल
जो इलेक्ट्रोलाइट था वो था 1 लीटर में, अब क्या हो गया कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो गया 2 लीटर में। ठीक, तो ये हुआ हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मतलब हमने क्या देखा, कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हुई और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब मोलर कंडक्टिविटी, अब आप चीज़ ये सोच रहे होगे कि अब इसका मतलब तो क्या है कि आप उसको डाइल्यूट करते जाओ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पहुंचेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगी 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 और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अच्छे से लिख देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब ऐसी मोलर कंडक्टिविटी जहाँ पे कि आपका जो है वॉल्यूम जाके क्या होता है, एक तरह से समझ लो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो किसी चीज़ का, या फिर उससे उल्टा समझो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो के अप्रॉक्स हो जाए। क्योंकि देखो ऐसा सोचो कि 1 मोल था हमारा 1 लीटर में, आपने क्या किया उसमें 1000 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो अब आपका क्या हुआ, 1 मोल कितना हो गया, 1000 1 लीटर में। लेकिन अगर कोई इसका 1 लीटर सॉल्यूशन निकाल के अगर कॉन्सेंट्रेशन देखेगा तो क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी। तो इसी के लिए हम बोलते हैं उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब होगी, या तो आप बोलो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, या फिर ऐसे बोलो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन विल अप्रोच टू जीरो। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट एम से। ठीक है, लैम्डा नॉट एम से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किससे करा, लैम्डा नॉट एम से। अब आपको क्या करते हैं, इसको हम लोग एक ग्राफ में बना के दिखा देते हैं, और ये क्या होगा, जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या फिर सिंपली जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। दोनों को जो है एक जैसा हमें पैटर्न शो नहीं करेंगे। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो दोनों में आएगा डिफरेंस। वो कैसा डिफरेंस आएगा वो भी देखते हैं। तो उसको मैं इरेज करता हूँ। तो कैसा समझो, पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, यहाँ बना लिख देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जहाँ पे की जो डिसोसिएशन है वो 100% हो जाए, सारा का सारा आइंस में ब्रेक हो जाए। तो क्या होगा, उसका देखो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ को ध्यान से समझना। ये नीचे की एक्सिस है, ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्सिस है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उन्होंने क्या रूट में ले लिया है, अंडर रूट सी। जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती थी, मोल पर लीटर होती थी, मोल पर लीटर, उसको उन्होंने क्या कर लिया, रूट में ले लिया है। ठीक है, ये तो कोई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, फिर से भाई अपनी मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ये हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मतलब मान लो पहले कॉन्सेंट्रेशन ये थी तो कुछ मोलर कंडक्टिविटी, फिर आपने कॉन्सेंट्रेशन और कम की, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। एक काम करते हैं, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, फिर आपने कॉन्सेंट्रेशन कम की, फिर मोलर कंडक्टिविटी हो गई, फिर और कम की तो मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ गई। अब बिल्कुल जीरो तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है मोलर कंडक्टिविटी को, जीरो तक कॉन्सेंट्रेशन पहुँचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये होगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, और अगर स्ट्रेट लाइन को हम लोग बैक ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि हम इस एक्सिस को कहीं पे कट करेंगे, वाई एक्सिस को। तो जिस जगह पे हमने वाई एक्सिस कट की वही हो गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई। तो हमें क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर सी प्लस एम एक्स। ठीक है, उसमें आपको पता ही है आपका जो m है वो होता है आपका स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y की जगह क्या लिख देंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, जहाँ पे ये कट कर रहा है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, स्लोप है नेगेटिव। और देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, सिंपली स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अगर आप यहाँ से यहाँ पे एंगल बनाओगे तो वो क्या होगा, 90 से ऊपर बनेगा, तो हमारा स्लोप आया नेगेटिव। या फिर ऐसे समझो, स्लोप पॉजिटिव कब आता है, जब एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ बढ़ जाए। जैसे कि ये मानो कोई इस तरह का ग्राफ है आपका, ये जा रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे अपना जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कुछ भी बढ़ा रहे हैं तो दोनों बढ़ा रहा है। अगर आप एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लोप हुआ पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी जो है बढ़ रही है। तो एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ घट रही है तो हमारा स्लोप हो जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस की जगह है वो आ जाएगा माइनस, और स्लोप की वैल्यू है यहाँ पे ए, और आपको पता है एक्स का कॉन्सेंट्रेशन मतलब है अंडर रूट सी। तो आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी, ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमने अंडर रूट में ले लिया है। अब सिर्फ ये चीज़ बची है, ए क्या है। तो ए क्या है दोस्तों, ए ये क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए अलग अलग वैल्यूज आती है ए की। कैसे आती है देखो मैं आपको बताता हूँ। ए किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर जैसे हम एक सेम टेम्परेचर लें, मान लो हमने एक ये लिया अपना NaCl,
इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो अब देखो इस पर कितना होगा, जो कैटाइन और एनाइन बनेंगे उस पर चार्ज कितना आएगा, तो प्लस का बनेगा उस पर भी 1 आएगा, और जो Cl आएगा उस पर भी चार्ज कितना होगा, 1 होगा, भले ही माइनस का होगा वो एक अलग बात है। तो ये हो गया 1-1 हमारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ए जो है वो बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है वो कैसा है। अब जैसे आपने NaCl की जगह मान लो MgCl2 ले लिया, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे आयन बनेंगे, जो पॉजिटिव आयन बनेगा उस पर कितना चार्ज होगा, 2, और नेगेटिव आयन बनेगा उस पर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये हो गया 2,1 या फिर 2-1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ऐसे ही देखो आप और क्या ले सकते हो, आपने मान लो ले लिया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Mg पे फिर से वही डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका 2 हो गया, और सल्फेट पे क्या था डबल नेगेटिव, तो ये 2-2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो ए की वैल्यू उसके हिसाब से वेरी करेगी, ठीक है। जैसे अगर हम NaCl के लिए इस तरह का स्लोप आ रहा है, अगर हम MgCl2 के लिए ले लेंगे तो जो हमारा स्लोप है वो कुछ थोड़ा सा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया। तो ये सारी की सारी हमने बात की किसकी रेस्पेक्ट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। तो मैं इसको इतना रफ कर देता हूँ, ये ग्राफ एज इट इज रहने देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये देखो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो उसको भी आप अच्छे से समझो। अभी तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता नहीं है, 100% डिसोसिएशन हो जाता है उसमें। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि 100% डिसोसिएशन नहीं होता, उनकी एक डिग्री होती है, मतलब एक अमाउंट होता है जितना वो डिसोसिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हो, और डाइल्यूट करने के बाद में आप देखो क्या सोचोगे कि लेट्स से अगर हमारे पास में एसिटिक एसिड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। हमारे पास में एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। इसको अगर आप डिसोसिएट करवा रहे हो, मतलब पानी में अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन बनेगा CH3COO- प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 1 मोल है तो ये जरूरी नहीं है ये भी 1 मोल बने, ये 1 मोल से कम बनेंगे क्योंकि क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। अब अगर आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट करना शुरू किया, तो इंटरेस्टिंगली क्या होगा कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा। आप लोग सोचोगे कि मतलब क्या क्या बातें बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल अलग अलग। तो एक्चुअली ये भी 11th क्लास में दे रखा है, ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा जाके पढ़ो, मैं बताता हूँ फिर से ओसवाल्ड लॉ होता क्या है। तो देखो उसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से इसका मान लो अगर आपके पास 1 मोल है इनिशियली, तो इनका 0 मोल होगा। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के जब ये डिसोसिएशन हो गया तो मान लो इसमें से आपका अल्फा मोल निकल गया, तो यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे, इसके भी अल्फा आ जाएंगे और इसके भी कितने मोल्स आ जाएंगे, अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें के, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब अल्फा और अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक, ये आ गया। या फिर सिंपली मैं बोलूँ तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये तो हमने बात की थी 1 मोल के लिए, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 मोल है, 3 मोल है, 10 मोल है, 50 मोल है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, एक सी लगा दो यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, सी कॉन्सेंट्रेशन की अगर 10 मोल है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 माइनस अल्फा की जगह भी क्या आ जाएगा, सी, और यहाँ पे जो अल्फा बढ़ रहा था वो भी सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, सी, ठीक। तो जो के की वैल्यू हो जाएगी अब क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी सी अल्फा स्क्वायर, मतलब ऊपर भी सी स्क्वायर होगा, ऐसे मान लो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा अपॉन ये सी 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या होगा, सी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली जो आपकी के की वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी, कहाँ लिखा जाए, इधर ही लिख देते जाने दो, वो हो जाएगी आपकी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐसे लिखते हैं, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये आ गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसमें एक चीज़ और देखो, अगर ऐसे मान के चलो जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, क्या है कि 1 से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब जो अल्फा है वो 0.0001 है, तो क्या हुआ कि 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर आप इसको 1 में से अल्फा माइनस करोगे तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मान लो आपके पास 1 लाख में से आप 1 माइनस करो तो कोई बहुत बड़ा चेंज तो आ नहीं गया, तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, इसको 1 ही लिखा रहने देंगे। तो जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा के, वो हो जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर, बस क्या हुआ, सी अल्फा स्क्वायर। अब देखो सी अल्फा स्क्वायर का भी क्या होगा, कहाँ लिखे हैं, इसको एक काम करते हैं, इतना इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अल्फा निकालूं तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका
Ka/C और वो भी किसमें, रूट में, ठीक। अल्फा इक्वल टू, देखो यहाँ से देख लो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Ka/C, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka/C। अब यहाँ पे देखो C क्या, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मतलब देखो क्लियरली आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। जब आप डाइल्यूशन करोगे मतलब C की वैल्यू कम होगी, जब C की वैल्यू कम होगी तो अल्फा अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम डाइल्यूट कर दें तो उनका डिसोसिएशन बढ़ जाता है, ठीक। तो हम ये सबको करते हैं इरेज। अब सिंपली आपको इतनी बात आज समझ में आ ही गई है, तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखता हूँ। उसका मतलब अभी क्या होगा, देखो इसके केस में जैसे यहाँ तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, लेकिन अभी क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे डाइल्यूशन के साथ का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। मतलब आप जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे एकदम बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा किसमें, हमारा मोलर कंडक्टिविटी में। तो उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं पे इस एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन ने कर रखा था, क्योंकि इसको हमें पता नहीं ये क्या है। अगर हम इसको, जैसे हमने ये क्या किया था, यहाँ पे बैक ड्रॉ करके इसको इस लाइन से टच करवा दिया था यहाँ पे, लेकिन इसका हमें पता नहीं ये कहाँ जाएगा ग्राफ। तो ये जो है आपका ब्लू वाला, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जो ब्लैक वाला है वो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने दोनों को देख लिया कि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी दोनों की बढ़ रही है, लेकिन दोनों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बात हो गई हमारी वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों की जगह हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन कम किया, मतलब आपने डाइल्यूशन किया तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की क्या हुई, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई, और जो हमने देखा उसमें वीक में भी पर्टिकुलर क्या देखा कि ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब इसी के साथ साथ आपको इसमें एक बात और बताते हैं, वो है आपकी कॉरोश लॉ। लिख लेते हैं कॉरोश लॉ। अभी कॉरोश क्या थे, इन्होंने देखो बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन देखा था। उन्होंने क्या देखा था कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जैसे आप ये ले लो KCl ले लो और NaCl ले लो। अब यहाँ पे क्या, अगर इन दोनों का क्या करो, आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस निकालो, मतलब लैम्डा नॉट m निकालो KCl का, और उसमें से माइनस कर दो लैम्डा नॉट ऑफ m ऑफ NaCl। तो ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू होगा लैम्डा नॉट ऑफ KBr माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaBr। इसका मतलब सिंपली हमने क्या देखा कि और भी अगर हम इसको और इक्वल रखें तो किसके बराबर होगा, वो होगा लैम्डा नॉट ऑफ Ki माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaI। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि देखो K और Na ये तो सेम रहे, बाकी देखो हमने क्या करा, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दिया, लेकिन सबका डिफरेंस बराबर रहा। तो उन्होंने इससे ये समझा कि अगर आप एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन की स्टेट पर पहुंच जाते हो, मतलब जब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे होते हो, तो जो हमारे आयंस है वो इंडिपेंडेंटली कंडक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो लॉ को बोला जाता है वो बोला जाता है कॉरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो इन्होंने सिंपली बस ये बता दिया कि अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की बात करोगे या फिर अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे आ जाते हो तो सारे के सारे आयंस क्या हो जाएंगे, अपनी जो एक अलग से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को शो करेंगे, और जो है वो मोस्टली बराबर रहेगी। अब जैसे अगर इसका मैं बहुत ही सिंपल सा इसको बना दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर हम बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो वो क्या होगी, वो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस। तो सिंपली बस इतना सा इन्होंने बता दिया कि एक हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। तो यही है आपका कॉरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मतलब आयंस क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं जब हमने डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। तो ये चीज़ हो गई। तो ये किसके हमने शो किया, ये हमने कॉरोश लॉ शो किया विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम इसी को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के रिस्पेक्ट में शो करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, हमारे पास होता है अल्फा, जो कि होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है यहाँ पे आपका, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हमने ऑलरेडी अभी क्या निकाला था, क्या निकाला था हमने, C∝² अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें K, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखो तो आपका K हो जाएगा, C तो एज इट इज रहेगा, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट कितना है 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं आगे।
तो यहाँ पे क्या नीचे एलसीएम ही लेना है, हमें इधर सी ऐसा लिखा रहने देते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी सी मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद इन ब्रैकेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। शायद उसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि आपका जो के है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो होगा आपका सी मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद इन ब्रैकेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। तो एक बार आप लिखकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना कुछ है नहीं। एक बार आप लिखकर देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप इसको बुक से जरूर पढ़ लेना ध्यान से। दोस्तों इसी के साथ ही आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है खत्म। अब क्या करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये जो है और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसको मैं सबको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और फिर आगे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज यूजुअल गाइस, आपको देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अपने स्क्रीन पे। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ बुक में से। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.8। क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl, सोडियम एसीटेट आर गिवन 126.4, 425.9 एंड 91। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो लिख लेते हैं। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है किसकी, NaCl की दे रखी है। क्या दे रखी है, वो है आपकी 126.4। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी दे रखी है, वो दे रखी है उन्होंने HCl की। HCl की कितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो है आपकी 425.9। और थर्ड जो दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो दे रखी है सोडियम एसीटेट की, मतलब NaCH3COO-, इसका दे रखा है आपका 91। ठीक है। और सबको किसमें दे रखा है, यूनिट वाइज दे रखी है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सबकी यूनिट वही है। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। हमें निकालना है, यहाँ लिख देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH। ये हमें निकालना है। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉरश लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इसके बराबर होगा, वो होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस, मतलब एसीटेट आयन, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हमें क्या करना है, अगर हमें देखो इन्हीं दोनों आयन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इनमें से कुछ देखते हैं। इनमें से हमें ऐसा करना है कि हमें जो है लास्ट का कॉम्बिनेशन ये बचे। देखो जो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की किसकी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। हमें जबकि क्या चाहिए, ना ही यहाँ पे सोडियम चाहिए ना ही क्लोरीन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें चाहिए देखो हाइड्रोजन आयन चाहिए और एसीटेट आयन चाहिए। तो इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को प्लस करते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो अभी देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH हो जाएगा हमारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, पहले मैं HCl लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, H आयन देखो HCl के लिए, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये ऐड कर देता हूँ सोडियम एसीटेट। तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। अब इसमें से मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ NaCl। तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक, अब देखो इसमें कैंसिल किया क्या हो जाएगा, सोडियम से सोडियम कैंसिल हो गया, Cl से Cl कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट। तो बन गया ऊपर से भाई। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने कर दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COO, उसमें से माइनस क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक, तब तो बहुत ही सिंपल रह गया, प्लस माइनस ही रह गया। इसका मतलब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 425 प्लस 91, और उसमें माइनस कितना कर देंगे 126.4। तो उसको आप लोग माइनस कर ही लोगे और जो आंसर आ जाएगा फाइनली, तो क्या इन दोनों को प्लस किया, उसमें से ये माइनस कर दिया, वो आएगा 309.5। यूनिट वही लगा देंगे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया इतना सिंपल सा, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट तो था नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों, आपको एक अपने दिख रहा होगा
स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी है। क्या बोला इन्होंने, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर। कैलकुलेट दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के की बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है ऑलरेडी। तो देखो उसका सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। हमें पता ही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा बाई सी। ठीक, तो हमें क्या क्या दे रखा है उन्होंने हमें ऑलरेडी कप्पा की वैल्यू दे रखी है और कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है। तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा आपका अल्फा। और अल्फा निकलने के बाद आप सिंपली क्या लगा दोगे, जो फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ पे लिखा ही है सी अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा, तो वहाँ से निकाल लोगे आप ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर के की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बहुत ही सिंपल सा। आपको देखो सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा तो आप उसको देख ही लो। इसके साथ में एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, वो आप लोग खुद करके देखना, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो उसको रेज करते हैं। देखो वो क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा आपके यहाँ पे स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथनोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम दे रखा है हमारे पास में। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वही के निकालना है। तो अल्फा निकालना है और के निकालना है। हमें गिवन क्या है, हमें है गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO माइनस आयन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दोनों को दे रखी है। तो देखो हम क्या करेंगे, H आयन को प्लस कर लेंगे और COO माइनस आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड। जब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड मिल गया और हमारे पास में क्या दे रखा है, ऑलरेडी उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो उससे हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे, अपना अल्फा निकला है, इक्वेशन सॉल्व हो गया। अल्फा निकला है, फिर अल्फा की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो निकाल लेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोनों की आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो आएगा 0.114 और जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट के आएगा वो आएगा 3.67 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो ये देखो दोनों का आंसर मैंने लिख के लिख दिया है यहाँ पे। तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व करके देखना कि आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इतना ही रुकते हैं। अब बाकी क्या रहेगा, इस चैप्टर में थोड़ा सा बचा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बचा है, उसमें फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और कोरोजन है। तो इतना ही बचा हुआ है फिलहाल इस चैप्टर में, तो वो कोशिश करेंगे कि उसका जल्दी से वीडियो बना लें। अच्छा, इसमें चैप्टर में एक चीज़ और थी जो मैं आपको शायद स्टार्टिंग में बताना भूल गया हूँगा। देखो हमने रेजिस्टेंस क्या बताया था, हमने बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो अब इसको उसको मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने पुराने टाइम वाले बल्ब देखे हो, उनमें बल्ब में क्या होता था कि स्प्रिंग होता था, या फिर बल्ब को भी छोड़ो, आपने हीटर्स देखे होंगे जिसमें स्प्रिंग के जैसा लगा रहता है। तो उसमें देखो अब क्या हुआ, एक तरह से आपने क्या किया, जब आपने एक वायर को स्प्रिंग में बना दिया, इसका मतलब क्या किया, आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी। देखो पहले अगर आप इसकी स्प्रिंग को अनबाउंड करोगे तो उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आपने क्या किया, उसी वायर का स्प्रिंग बना दिया, तो आपने क्या किया, एक छोटा वो बना दिया उसको। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने इनडायरेक्टली उस वायर की क्या करा, रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि करंट फ्लो होगा नहीं वहाँ पे उतने अच्छे से। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो ऐसे ही हीटर में आप स्प्रिंग लगाने का काम यही होता है कि स्प्रिंग लगाने की वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हीट जनरेट होती है। सेम काम होता था उन वाले बल्ब्स में भी जो पुराने ज़माने में आते थे, उनमें क्या होता था, टंगस्टन का वायर होता था वो। तो उसको उन्होंने क्या करा, स्प्रिंग के फॉर्म में बना दिया। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो वायर इतना हीट होता था, हीट होने की वजह से वो लाइट एमिट करता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा लाइव एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस का लेंथ के रिस्पेक्ट में। ओके, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने पे ही रुकते हैं। तो दोस्तों अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि रमज़ान चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि दिन भर रमज़ान रहता है, फिर शाम को आके क्या होता है कि रात में आके इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो क्या हुआ, वहाँ पे आवाज़ इतनी ख़राब हो गई, सेमी वीडियो बनाया था मैंने, आवाज़ इतनी ख़राब हो गई कि मैं उसको एडिट कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं फिर से ही वीडियो बना रहा हूँ। आई होप इसमें आवाज़ इतनी अच्छे से आएगी कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ साथ एक और दिक्कत हो रही है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत एकदम ज़ोरदार बरसात हो रही है यहाँ पे मुंबई में। तो अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा भाई बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा जो है आप एलिमिनेट करके मेरी बात सुनना, इधर उधर की साउंड से डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है। और इसी साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक में जो है फेसबुक का भी अपना जो है लिंक दे रखा है। तो आप लोग आराम से मेरे को फेसबुक पे ऐड कर लीजिए सब लोग। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एज यूजुअल अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है या आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है या फिर आप लोग मेरे को कुछ और सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग उनको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों को रिप्लाई करूँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।